ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कि इट्स गिवन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द एनिमल 1 ml of the sample of the solution 1000 ml dpm 1000 dpm and 1 H3 is injected into the animal blood stream. ठीक है. After sufficient time the circulatory equilibrium established. 2 ml of blood is found to have the activity 10 dpm, the volume of the blood in the animal. देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि सर्कुलेटरी इक्विलिब्रियम बोला गया. सर्कुलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब जो सैंपल आपने स्टार्टिंग में ऐड करा था उसकी एक्टिविटी पूरे ब्लड ने अचीव कर ली है. यानी कि फाइनली जो एक्टिविटी ऑफ ब्लड हो जाएगा वो वही हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था, यानी कि 1000 dpm. जो आपने सैंपल इंजेक्ट करा उस सैंपल की जो एक्टिविटी थी वो पूरे ब्लड ने अचीव कर ली. दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी इक्विलिब्रियम. मतलब जो एक पॉइंट पे आपने ब्लड में इंसर्ट करा वहाँ पे जो एक्टिविटी हुई थी वो पूरे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट हो गई. सो फाइनली पूरे ब्लड की जो एक्टिविटी है वो 1000 dpm हो गई. अब हम अज्यूम कर लें लेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड यहाँ पे लेट से VML है. तो आपने 1 ml स्ट्रीम में इंजेक्ट किया. नॉर्मली जो वॉल्यूम इंजेक्ट करते हैं वो निग्लिजिबल होता है, बट इस केस में देखो वॉल्यूम 20 ml भी दे रखा है ऑप्शन में, तो हमें निग्लिजिबल नहीं लेना चाहिए. अगर निग्लिजिबल आ जाएगा तो बाद में चेक कर लेंगे. तो फाइनली जो वॉल्यूम हो गया वो V+1 ml हो गया और इसकी एक्टिविटी जो है वो 1000 dpm होगी. जबकि क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है कि तो जो 2 ml ब्लड सैंपल आपने निकाला है बाद में उसकी एक्टिविटी 10 dpm दे रखी है. तो V+1 ml की एक्टिविटी अगर इस एंगल से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 5 × V+1. तो 5 × V+1 की वैल्यू 1000 के इक्वल कर दो. तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी 200 - 1 यानी 199 ml आंसर आ जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विल बी 199 ml. क्लियर? मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बस इसमें इतना था कि सर्कुलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि जो सैंपल आपने ऐड किया था तो उसका जो एक्टिविटी थी वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट कर गई और पूरा ब्लड स्ट्रीम जो है वो सेम एक्टिविटी कैरी कर रहा है जो आपने इनिशियली ब्लड स्ट्रीम में एक सब्सटेंस इनकॉर्पोरेट करा था उसकी एक्टिविटी थी. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन एन एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स मिनिमम बीटा एक्टिविटी प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 346 बीटा पार्टिकल्स पर मिनट. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ मोलिब्डेनम which is a beta emitter is 66.6 hours. Find the minimum amount of molybdenum required to carry out the experiment in 6.909 hours. तो देखो हमें एक्सपेरिमेंट 6.909 आवर्स के लिए चाहिए और आपको पता है कि जो आपको बीटा एक्टिविटी चाहिए वो 346 बीटा पार्टिकल्स पर मिनट चाहिए. तो इसका मतलब जो हमें एक्चुअल में नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स रिक्वायर्ड हैं प्रोसेस के लिए. सो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट जो है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 346 बीटा पार्टिकल पर मिनट रिक्वायर्ड है और 6.909 आवर्स के लिए करना है इंटू 3600 कर लो. इतने बीटा पार्टिकल्स आपको रिक्वायर्ड है. नहीं सॉरी मिनट्स में ना, नॉट सेकेंड्स. सो इंटू 60 इतने बीटा पार्टिकल्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं. तो उसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो दिस नंबर इज़ 143430. इतने बीटा पार्टिकल आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड है. अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारा सैंपल है मोलिब्डेनम का 4299 मोलिब्डेनम, इसकी हाफ लाइफ तो दे रखी है 66.6 आवर्स और ये बीटा इमिट कर रहा है. तो हमें ये निकालना है कि जो बीटा इमिट करते हैं वो 143430 यूनिट्स की बीटा इमिट करा दे. दिस इज़ व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट. तो पहले इसकी हाफ लाइफ दे रखी है तो डीके कांस्टेंट हो गया 0.693/t हाफ. सिक्सटी 6.6 ये आपकी इसकी डीके कांस्टेंट हो गई. ओके, आप फार्मूला लगा दो बस सीधे सीधे. तो स्टार्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ मोलिब्डेनम रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट. तो हमें उतना मोलिब्डेनम चाहिए जो इतने बीटा पार्टिकल इमिट करा दे. तो फॉर्मूले के हिसाब से लैम्डा इक्वल टू 2.303/t. एक्सपेरिमेंट कराना है 6.909 आवर्स के लिए. इतने टाइम तक हमारे पास नंबर ऑफ जो बीटा पार्टिकल इमिटेड आ जाए 143430 के आसपास आ जाए. So lambda equal to 2.303/6.909 into log of a/a-x. इनिशियली मोलिब्डेनम a एज्यूम कर लें और फाइनली मोलिब्डेनम a - x हो जाए
और x जो है वो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स है। ये वैल्यू आपके लिए x होगी। ये समझ आया? अब 6.909 आवर्स में जो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल लिमिट हो जाए वो 143 सॉरी दैट नंबर शुड बी 1,43,430। ये नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल चाहिए हमको, वो x हो जाए। तो a निकालना पड़ेगा यहाँ से, बस सॉल्व करके कर लो क्या आगे कैलकुलेशन की, कर दूँ आगे भी। तो ये 0.693 बाई 66.69 हुआ 2.303। और इसमें एंटी लॉग टेबल यूज़ करनी पड़ेगी तभी सॉल्व कर पाओगे, ऐसे तो करना थोड़ा मुश्किल है। ये अपॉन a माइनस एक्स चाहिए मुझे। अच्छा बेटर रहेगा कि तुम इसे मोल्स में कन्वर्ट कर लो। अभी a तो इससे जो आएगा वो नंबर आएगा। तो अगर हम मान लें लेट a मोल्स ऑफ मोलिब्डेनम इज देयर इनिशियली, ये जो वैल्यू है ये x इंटू Na हो जाएगी आपके लिए, अगर सही से लिखें तो। नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं रखे। अब आपको x पता है, a निकालना है, तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी। उसको थोड़ा चेक करना है, वैल्यू सॉल्व होकर आएगी 0.693 इंटू 6.909 अपॉन 2.303 इंटू 66.9। ये सॉल्व होके अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 1 लिख लो या 1.0 समथिंग बनेगी, 1.07 लिख लो। चलो बस इसका एंटी लॉग निकाल के a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। x ऑलरेडी पता हुआ है, यहाँ से a निकल आएगा आपका। a जो है वो मोल्स में आएगा, उसमें बाद में 99 से मल्टीप्लाई कर देना, मास आ जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन दिया था प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगेंस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर अ स्टेबिलिटी न्यूक्लियर एग्जिबिट्स अपवर्ड डेविएशन फ्रॉम द लिनियरिटी फॉर द अनस्टेबल न्यूक्लियस हैविंग n/p रेशियो लेस देन 1 द पॉसिबल मोड ऑफ डीके। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम n/p रेशियो का प्लॉट बनाते हैं तो 20 तक तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये आपकी n=p लाइन है। तो स्टार्टिंग में तो ये लाइन ऐसे होती है, बट स्टेबिलिटी बेल्ट जो है वो डिविएट कर जाती है ऊपर की तरफ ऐसे, ये होती है स्टेबिलिटी बेल्ट। ठीक है। तो इसमें जो बीटा डीके होता है उससे n/p रेशियो डिक्रीज़ करता है, क्योंकि बीटा डीके के प्रोसेस में आपको पता है इन केस ऑफ बीटा डीके हमारा एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो n की वैल्यू कम हो जाती है, p की वैल्यू बढ़ती है, तो n/p रेशियो डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे n/p रेशियो डिक्रीज़ अगर कराना होगा तो बीटा डीके कराना है। अब उसने बोला फॉर अ स्टेबिलिटी न्यूक्लियस n/p रेशियो लेस देन 1, यानी कि हमें n/p रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, वो यहाँ की बात कर रहा है। तो अगर n/p रेशियो इंक्रीज़ कराना है तो इससे ये स्टेबिलिटी बेल्ट में जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए पॉसिबल डीकेज होते हैं अल्फ़ा डीके, पॉजिट्रॉन डीके एंड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये तीनों प्रोसेस से आपका n/p रेशियो इंक्रीज़ करता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस ऐसा है जिसका n/p रेशियो लेस देन 1 है, तो अगर n/p रेशियो लेस देन 1 है इसका मतलब इसका n/p रेशियो बढ़ाएंगे तो उस केस में स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ मूव करेगा, तो इसमें के इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन इमिशन काम करेगा। तो अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो इट विल बी BNT। ठीक है, इज दैट ओके? न्यूट्रॉन इमिशन हमारे रेडियो एक्टिव प्रोसेस में कंसीडर ही नहीं करते। अगर न्यूट्रॉन इमिशन लिखना है तो न्यूट्रॉन इमिशन हो जाएगा तो एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, तो भी n/p रेशियो डिक्रीज ही करेगा अगर दूसरे एंगल से भी सोचे तो। अदरवाइज जो डीके हैं अल्फ़ा बीटा गामा पॉजिट्रॉन और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बीटा डीके से n/p रेशियो डिक्रीज करता है, अल्फ़ा डीके पॉजिट्रॉन डीके और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर से अल्फ़ा डीके पॉजिट्रॉन डीके और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर से n/p रेशियो इंक्रीज़ करता है। तो हमें स्टेबिलिटी बेल्ट में लाने के लिए n/p रेशियो इंक्रीज़ कराना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद लिखा है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व फॉर द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl एंड HCl। तो देखो इसमें आपको पहला कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि हमेशा पहले स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट करेगा। जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तब तक वीक एसिड रिएक्ट ही नहीं करेगा। दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन। और जब HCl ख़त्म हो जाएगा तब दूसरी रिएक्शन स्टार्ट होगी HCN के साथ। तो पहले आपको ये सीक्वेंस ऑफ टाइट्रेशन पता होना चाहिए। तो इससे NaCN बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, अब ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए।
तो हम क्या कर रहे हैं कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व फॉर इक्विमोलर मिक्सचर, तो हम देखो वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड कर रहे हैं, यानी हमारा ऐड करने वाला सब्सटेंस ये है और ये हमारा इनिशियल सब्सटेंस है। तो जब आपने NaOH ऐड करा तो देखो ये पहले H प्लस और Cl माइनस की वजह से कंडक्टेंस शो कर रहा था, बाद में Na प्लस Cl माइनस की वजह से शो करेगा। दोनों के केस में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो Cl माइनस तो कॉमन है, बट H प्लस और Na प्लस में H प्लस की आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है, आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए कंडक्टेंस जो है या कंडक्टिविटी जो है वो पहले डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, जैसे HCl ख़त्म होगा उसके बाद HCN का टाइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब HCN का टाइट्रेशन स्टार्ट होगा तो ये देखो आपका वीक एसिड है जो कि एक सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और सॉल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब जैसे HCN ख़त्म हुआ उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी, आप NaOH ऐड कर रहे हो तो इससे फिर फर्दर आयंस Na प्लस एंड OH माइनस आयन, सो अगेन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब फिर से कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। तो उसका मतलब पहले स्टेप में कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी, फिर इंक्रीज़ करेगी और फिर इंक्रीज़ करेगी। तो इसका मतलब इस गिवन क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर फर्दर इंक्रीज़। लॉजिक समझ में आया? पहले नंबर ऑफ आयंस सेम होने की वजह से H प्लस की आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज़ कर रही है, फिर HCN और NaCN में नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और एक बार पूरा NaCN बन गया तो उसमें आप NaOH ऐड करें, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा तो फिर से फर्दर कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। और जो दोनों डॉटेड लाइन्स दिखी हैं वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, पहले पॉइंट पे HCl न्यूट्रलाइज हो गया, दूसरे पॉइंट पे HCN न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स योर डाउट्स।